लगाया जा रहा है। जिस जगह पर इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इनके ऊपर अपराध तय किया जाएगा कि न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर कि आपने अमेरिकन के साथ ये ज्यादती की है। अमेरिका के कानून ये तय करेंगे कि मादुरो पर क्या फैसला करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी देश के ऊपर अमेरिका की न्यायपालिका का कानून कैसे चल सकता है। अगर ऐसा है तो कल को अगर अमेरिका किसी भारतीय को भी अपना दोषी पाती है तो भारत सरकार से बिना पूछे ही क्या उस व्यक्ति को उठा करके ले जाएगी और अपनी न्यायपालिका के अंदर न्याय देगी। ये विचारणीय तथ्य है साथियों कि अगर कोई देश अपने खिलाफ किसी व्यक्ति को पाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को भारत के विरोध में पाते रहे हैं। हमारे कानून कहते हैं कि वो हमारे अपराधी हैं, लेकिन वो उस देश में संरक्षण पा रहे हैं। हमारे कानून पाकिस्तान पर लागू नहीं होते, इसीलिए हम पाकिस्तान से उन्हें मांगते हैं कि इनका प्रत्यर्पण कर दीजिए, इन्हें हमें सौंप दीजिए। पाकिस्तान की संप्रभुता इसमें है कि वो उन्हें सौंपे और हम उनको अपने यहाँ पर वो दें, पनिशमेंट दें। अमेरिका ने लेकिन अपने अपराधी को दूसरे देश से उठाकर अपने यहां प्रस्तुत कर दिया। और वो अपराधी कोई सामान्य नागरिक नहीं था, वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी अमेरिका से नहीं बनती थी। इसीलिए अमेरिका ने इसे उठाया और अपनी न्यायपालिका में यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि साहब इस व्यक्ति की सरकार के चलते ही अमेरिका में इतने लोगों की मौत हुई है, यही हमारे देश के अंदर ड्रग्स भेजता है। अब तो आप भी जानते हैं कि ये केवल ड्रग्स का अपराधी नहीं, असल उद्देश्य तेल है जो न्यायपालिका के सामने नहीं रखा गया है। यहां पर इन्हें इस प्रकार से ले जाया जाता है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कंट्रोल है, अमेरिका खुद उसका दोहन करेगा, अमेरिका अपनी मर्जी से सरकार बनाएगा, अपनी मर्जी से उसे बेचेगा। इसका मतलब ये अपराधी असल मायने में ड्रग्स के नहीं, तेल रखने के हैं। अमेरिकी नजरों में इन पर आरोप चाहे जो भी लगे, लेकिन सही मायने में इन्हें तेल रखने का गुनहगार पाया जा रहा है। आप देखें, इन्हें इतनी हाई सिक्योरिटी में न्यायपालिका में पेश किया जाता है। आप यहां पर इन्हें जाते हुए देख सकते हैं। न्यायपालिका से निकलने के बाद इन्हें वापस से जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने अपने बारे में कोर्ट में भी यही कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। कोर्ट में उनके खिलाफ ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया। इन्होंने अपने साथ में जो वकील रखा है वो जूलियन असांजे का लॉयर बैरी पोलाक है, जो इन्होंने अपने लिए क्रिमिनल डिफेंस में लॉयर रखा है। जूलियन असांजे एक पत्रकार रहे, विकीलीक्स के नाम से इन्होंने काफ़ी सारे डेटा लीक किए थे, जिसके बाद दुनिया भर के न्यायालयों में इनके खिलाफ मतलब शिकायतें चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपने लिए वकील जो रखा था, अब वही मादुरो ने अपने लिए वकील रखा है। न्यायपालिका में उनके ऊपर बहस चल रही है। मादुरो के पैरों में बेड़ियां डली थी जिस समय उन्हें अदालत में लाया जा रहा था। मादुरो ने न्यायपालिका में कहा कि मैं अपने ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं इन्हें लिख करके रखना चाहता हूं, आप अगर कहें तो मैं इन्हें लिख करके रख लूं। तो उन्होंने अलाउ किया कि हाँ भाई ठीक है, रख लो। कुल मिलाकर के मादुरो बार बार अपने आप को नॉट गिल्टी एक दूसरे देश की न्यायपालिका में चिल्लाते हुए कह रहे थे, लेकिन अमेरिका उन्हें अपने अपराधी के रूप में ट्रीट कर रहा था। चार्जशीट में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा, गृह मंत्री डियासुडाडो काबेलो और कुख्यात गैंग ट्रेन दे अरागुआ के सरगना हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस का नाम भी शामिल किया गया है। अमेरिका इन्हें विदेशी आतंकी संगठन मानता है और मादुरो पर तो मशीन गन रखने का भी आरोप लगाया है, जिसकी सुनवाई मतलब जिसके लिए लंबी सजा इन पर हो सकती है। आप सोच कर देखिए, एक देश का राष्ट्रपति है, स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति है, वो अपने पास में मशीन गन रखता है, न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, चाहे जो रखे, लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम मशीन गन रखते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर और बड़ी सजा हो सकती है। और तो और उम्मीद की जा रही है कि इन्हें हो सकता है कि मृत्युदंड तक की सजा यहां पर सुनाई जा सकती है। अगली सुनवाई अब इनकी 17 मार्च को होगी। अब ये 2-2.5 महीने तक के लिए जेल में चले गए हैं। विचारणीय तथ्य है, एक देश का राष्ट्रपति एक दूसरे देश की न्यायपालिका में अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूव कराने के लिए चिल्ला रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और वो अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए क्रिमिनल लॉयर रखकर बैठा हुआ है। दुनिया ने फिलहाल ये जो नव साम्राज्यवाद या फिर नव उपनिवेशवाद का दौर देखा, जिसमें अपने विरोधियों को ये जो उठाने का मिसाल अमेरिका ने पेश की है, ये बहुत दूर जाकर फटेगी। ये कितना दूर तक जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। किसी भी देश को इस तरह के कृत्य से अमेरिका मोरल रूप से टोकने की काबिलियत खो देगा। दुनिया भर में डेमोक्रेसी की राग अलापने वाला अमेरिका
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देने वाला अमेरिका, यूएन की सत्ता स्थापित करने वाला अमेरिका आने वाले समय में अपने इस कृत्य से खोने का मोरल राइट खो देगा, बोलने का मोरल राइट खो देगा। ये अपने आप में बहुत ही मतलब रिग्रेटफुल थिंग है अमेरिका के लिए। खैर, मादुरो के समर्थक और मादुरो के विरोधी जब वो न्यायपालिका में थे आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें उनके भिड़ने की दिखाई दी। मतलब अमेरिका में इस समय बड़ी संख्या में, विशेष रूप से न्यूयॉर्क में जहां पर मदनानी मेयर बने हुए हैं, वो खुद इस गिरफ्तारी का विरोध कर चुके हैं। बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख के आसपास वेनेजुएला के लोग न्यूयॉर्क में बताए जाते हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क में प्रेजेंट वेनेजुएला के कुछ लोग इसका मादुरो का विरोध करते हैं और कुछ लोग मादुरो का समर्थन करते हैं। ऐसे में जब वो न्यायपालिका के सामने आए तो उन लोगों में आपसी क्लैश देखने को मिला, एक तरफ समर्थकों का और एक तरफ विरोधियों का। अमेरिका में अभिव्यक्ति की इस आज़ादी को दिखाने का जो तरीका है कि देखिए, आप हमारे देश में कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, लोग यहाँ पर दिखाई जरूर दिए, लेकिन अमेरिका ने जो किया वो आने वाले समय में निश्चित ही एक अलग मिसाल कायम करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठी। आज दुनिया ने पहली बार ये रियलाइज किया कि यूएनएससी में किसी के पास कोई ताकत नहीं है। साथियों, आप सभी को मालूम होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद शक्ति संतुलन रहे, कोई एक देश दूसरे देश पर जबरन हमला ना कर दे, इससे बचने के लिए ही सुरक्षा परिषद बनाई गई थी। सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर रखे गए थे जो हमेशा परमानेंट रहेंगे, जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन थे, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रखे गए थे। यहां पर उन सब के बीच में 10 नॉन परमानेंट मेंबर बदलते रहते हैं। इनमें बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, डेनमार्क, ग्रीस, लातविया, लीबिया, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर है। 2-2 साल के लिए ये बनते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर हैं जो हमेशा यहां पर रहेंगे। ये वो देश हैं जो किसी देश पर अगर कोई दूसरा देश अपराध कर दे तो अपराध करने पर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से तय करते हैं कि उसे इस अपराध से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद अपनी तरफ से फोर्सेस भेजेगी या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। बड़ा सवाल है। सोचकर देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के ये सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं अमेरिका के खिलाफ बात करने के लिए या उसके समर्थन में बात करने के लिए। 5 परमानेंट मेंबर्स में से विचार करिए कितने लोग विरोध में खड़े रहे होंगे। 3 लोग प्रॉपर विरोध में चले गए, रशिया, चाइना और फ्रांस। बड़ा सवाल, अगर ये 3 लोग विरोध में चले गए तो क्या अमेरिका पर अब कार्रवाई हो जाएगी? आंसर है नहीं। साथियों, यूनाइटेड नेशंस इतना ज्यादा अब भोंडा रह गया है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। पूछिए कैसे? सवाल यह है कि यहां पर सबको एक साथ यूनानिमस होकर वोट देना होता है। 5 परमानेंट मेंबर अगर एक साथ मत तय करें तब जाकर किसी को एक्शन करने की आजादी होगी। यूएनएससी की ये मीटिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है क्योंकि 5 में से एक देश खुद अमेरिका है। वो खुद के खिलाफ किसी भी कानून को पारित नहीं होने देगा क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। अर्थात वीटो का मतलब कि मना कर दिया। मान लीजिए कि 5 देशों ने मिलकर के एक कानून पारित किया कि चलो अमेरिका की निंदा करते हैं, अमेरिका पर कार्रवाई करेंगे। खुद अमेरिका खुद पे कार्रवाई थोड़ी कराएगा, तो वो वीटो कर देगा कि साहब मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं चाहिए, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। और तो और ये बोला अमेरिका कि दुनिया को तो थैंकफुल होना चाहिए, यूएन को तो थैंकफुल होना चाहिए। हमने दुनिया में एक जो इलेजिटिमेट तरीके से बना हुआ राष्ट्रपति था मादुरो, उसको उखाड़ फेंका है, हमने उसको गिरफ्तार किया है। दुनिया में 50 से ज्यादा देश उसे इलेजिटिमेट मानते थे, गैर वैधानिक तरीके से राष्ट्रपति मानते थे। उसे उठा करके तो हमने अच्छा किया है। अब हमारी तारीफ की जगह हमारी निंदा कर रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब सिंपल है कि यूएनएससी की बैठक केवल एक दिखावा है उन देशों के लिए जो यूएन के सिद्धांतों की पालना करते हैं, या फिर वो देश जो परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर बनने के लिए दिमाग में आपके भी ख्याल आएगा, हम कब बनेंगे परमानेंट मेंबर? जब ये लोग बनने देंगे। कौन लोग? 5 परमानेंट मेंबर्स। जब वो चाह लेंगे तभी आप परमानेंट मेंबर बन पाएंगे। 5 परमानेंट मेंबर में क्या हमारे को कोई लाने वाला है? सब तैयार हो जाते हैं, कभी कोई ना कोई टांग लगा देता है। अक्सर चाइना फिलहाल के लिए टांग लगा के बैठता है कि नहीं, भारत को परमानेंट मेंबर मत बनाइए। क्यों मत बनाइए? क्योंकि फिर चाइना के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो भारत फिर टांग लगाएगा। कुल मिलाकर के यूएन के बनने के बाद
आज यूएन लाचार जब दिखा कि किसी एक ने कानून तोड़ाई, बिल्कुल वैसे ही है कि रशिया के खिलाफ यूएन कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया खुद के खिलाफ थोड़ी ना वीटो, मतलब खुद के खिलाफ थोड़ी ना आदेश पारित करवाएगा, वो वीटो कर गया था। आज वही अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सबकी प्रतिक्रियाएं हैं आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए। बेवकूफ बनाने के लिए सबने कार्रवाइयों पर चिंता जताई। खुद यूएन एंटोनियो गुटेरस कह रहे हैं कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है, ये किए गए कार्यों का उल्लंघन है, फोर्सेस के द्वारा ये सब नहीं किया जाना चाहिए था। कंफ्यूज एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन्होंने बताते हुए कहा कि रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ये यूएन का सिद्धांत है। द प्रोहिबिशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स, द पावर ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। एंटोनियो जी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जिसके पास पावर है उसके कानून भी अपने होते हैं। दुनिया में कुछ इस तरह की नोशन अब सेट की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल का यह रिमार्क वेनेजुएला पर मायने ही नहीं रखता। उन्होंने भले ही अपना दर्द बयान किया हो, लेकिन वेनेजुएला के साथ कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा। ये अपने आप को बस डीपली कंसर्न्ड ही बताते रहे। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, दुनिया भर के यहां पर इनके सबके बयान आए। सवाल बना कि रशिया क्या बोला। रशिया केवल यही कहता रहा, वी फर्मली कंडेम द एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन बाय द यूएस अगेंस्ट वेनेजुएला इन ब्रीच ऑफ ऑल नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वी कॉल अपॉन यूएस लीडरशिप टू इमीडिएटली रिलीज लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हम इमीडिएट रिलीज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को तुरंत छोड़ा जाए। केवल चाहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। यही बात चाइना बोला इमीडिएट रिलीज को लेकर के, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सब बोले। ये रशिया की तरफ से बोला गया बयान है, सुनने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट रिलीज की बात बोल रहे हैं। ऐसे ही सेम वेनेजुएला खुद यहां पर प्रेजेंट हुआ। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से इलीगल और बुली करने जैसा है। इसी बात की तरह चाइना ने भी अपनी बात रखी। चाइना ने अपनी तरफ से अंकल सैम पर बयान दिया और कहा कि यूएस ने निकोलस मादुरो को इलीगल तरीके से कैप्चर किया है। ठीक यही बात फ्रांस भी बोला। फ्रांस ने कहा कि फ्रांस कंटिन्यू टू स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द वेनेजुएला पीपल एंड मस्ट रेस्पेक्ट देयर चॉइस ऑफ सॉवरेनिटी। उनके संप्रभुता के अधिकार की वो बात रखता है। सब लोग बोले। इसके बाद में फिर यूएस की खुद की बारी आई। यूएस अपनी तरफ से केवल एक ही लाइन बोला कि सुनो, हमें थैंक यू बोलो कि हमने मादुरो को हटाकर अच्छा किया है। दुनिया भर के नेता यहाँ पर प्रेजेंट थे। ऐसे में बेलारूस भी था, क्यूबा भी था, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान भी बयान दिया क्योंकि यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर है वो। पहले भारत था, अब वो है। 2 साल के लिए बना हुआ है। इसको बोलने का मौका मिला। इसने भी यही डायलॉग मारा। इसने कहा कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट सिद्ध होगा, यानी आने वाले समय के लिए एक गलत नजीर पेश करेगा। लेकिन सुनेगा कौन? किसी की कोई नहीं सुन रहा था। सब अपनी अपनी बातें दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए बोल रहे थे। यूके का बयान चौंकाने वाले था। उन्होंने कहा कि मादुरो की जो सत्ता थी ना, वो फ्रॉड सत्ता थी। तो इस तरह से यूके ने इनडायरेक्टली यूएस के एक्शन को सही ठहरा दिया। कल तक ये लोग श्योर नहीं थे, आज ये अपनी तरफ से यूएस के साथ निकल पड़े हैं। फ्रांस जो पहले दिन साथ था, आज वो सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के यूएनएससी पूरी तरह से बर्बाद रही। यूएन का कोई सेंस नहीं निकला। अमेरिका ने कहा देयर इज नो वॉर अगेंस्ट वेनेजुएला और इट्स पीपल, वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग कंट्री, this was a law enforcement operation and furthermore lawful indictment that have existed for decades। अपनी तरफ से ये बात बोलते हुए निकल गए। खैर साहब, इसके बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री से ये बात पूछी गई कि साहब आप क्या कहेंगे यूएन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मुझे यूएन की परवाह नहीं है। इससे ज्यादा और क्या बौना किया जा सकता है यूएन को। एक देश का विदेश मंत्री सीधा सीधा बोल दे रहा है कि मुझे परवाह नहीं है यूएन की। इट्स फेक रिपोर्टिंग। यूएन कहता है कि is not involved in the drug trade, the UN doesn't know what they are talking about। मतलब अमेरिका के लिए अगर ड्रग ट्रेड कर रहा था, ऐसे दुनिया में बहुत से देश तमाम प्रकार के अपराधों में लीन हैं। क्या अमेरिका बैठ करके अब सबका न्यायाधीश बनकर काम करने लगेगा? बड़ा सवाल है साथियों, ये डिस्कशन होना चाहिए। बट ठीक है, आज अमेरिका ने जो बात कही वो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात से साफ दिखती है। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहता है, सोचिए, दिस इज आवर हेमिस्फीयर। ये कहते हैं कि अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। साथियों, भूगोल में धरती को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यदि आप उत्तर दक्षिण में बांटना चाहें तो नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर आप पूर्व पश्चिम में बांटना चाहें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से
अपने आप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ को ही अपना करार दे देते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब हमारा है। और जब सब हमारा है तो हम यहाँ के प्रेसिडेंट सेट करेंगे। विचारणीय तथ्य है, अमेरिका बोल सकता था दिस इज आवर वर्ल्ड, हम यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करते हैं, शायद तब भी कोई उन्हें नहीं टोकता। अमेरिका ने बाकायदा इस पर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल नॉट अलाउ अवर सिक्योरिटी टू बी थ्रेटन्ड। हम अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं सुनेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान है, अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के बयान है। सोचने वाली बात। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ जो आपको जरूर जानना चाहिए, और वाकया ये, वेनेजुएला में क्या हुआ साथियों। वेनेजुएला में बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, और वो ये कि वेनेजुएला का जो स्टॉक मार्केट है वो 16.45% इंक्रीज कर गया है जब से मादुरो पकड़ा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब दुनिया को एक और एंगल सोचने का मिल रहा है कि मादुरो के साथ जो अमेरिका